अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को जो मेरा प्रीवियस वीडियो थी, मैंने उसमें आप लोगों को इधर करा दिया था। मेरा सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन था, डेमो क्लास ना। तो जो आज की मेरी थर्ड इन लास्ट डेमो क्लास है, उसमें आपको एट्रीब्यूट्स कराऊंगी। एट्रीब्यूट्स, व्हेन इट कम्स टू एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी, तो हम लोग को ये देखना है कि ऑब्वियसली हम लोग इसको ना मोनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या है सोवरेनिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी दिमाग में सोवरेनिटी का वर्ड करता है तो सीधा हमें पता चलता है सुप्रीम पावर। क्योंकि सोवरेनिटी को डिफाइन ही जो है वो मोनिस थ्योरिस्ट ने किया था। लेकिन अगर हम लोग इसको मोनिज्म और प्लूरलिज्म दोनों के लेंस से देखेंगे ना, तो हमें ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, सिवाय हम लोग सिर्फ मोनिज्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे। क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट्स है ना सोवरेनिटी के, एब्सोल्यूटनेस, परमानेंस, इंडिविजिबिलिटी वगैरह, यूनिवर्सैलिटी, एक्सक्लूसिवनेस, ये सारी क्या है, ये मोनिज्म के पर्सपेक्टिव से बताई गई है। सोवरेनिटी क्या है, जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताया था, एब्सोल्यूट है, डिवाइड नहीं हो सकती, इरेजिस्टेबल है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है, एक्सक्लूसिव है, कि आपके सॉवरेन को एक स्पेशल स्टेटस मिला होता है सबके ऊपर, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले जरूर मोनिज्म के पर्सपेक्टिव से करेंगे, लेकिन हम उसको फिर बैलेंस करेंगे अपने प्लूरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी। जैसे अब ये है, यहाँ पे मैंने इसको देखो, पहले ये एब्सोल्यूटनेस क्या है, सुप्रीमेसी है, फाइनलिटी, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ मैंने मोनिस्टिक व्यू से बताया है। लेकिन फिर इसी को मैंने प्लूरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बताया है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग एग्जामिनर को डेटा देंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस क्या है, तो मैंने मजदूर की कोटेशन लिखी हुई है कि व्हेन अ स्टेट इज नॉट सुप्रीम इट इज नॉट सॉवरेन, एंड व्हेन इट इज नॉट सॉवरेन इट्स नॉट अ स्टेट। के स्टेट के होने के लिए उसको सुप्रीम होना चाहिए। वो सुप्रीम है मतलब वो सॉवरेन, ठीक है ना, सुप्रीम है वो, तो वो सोवरन है। क्योंकि सोवरेनिटी का मतलब क्या है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। Absoluteness in the context of sovereignty refers to the unrestricted and supreme power or control that an entity possesses within its defined sphere. Absoluteness क्या, हम सोवेरेंटी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, लामहदूद। एब्सोल्यूट के सोवरेंटी कोई कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मतलब स्टेट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकंट्रोल्ड पावर है। स्टेट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। सॉवरेनिटी की डेफिनेशन में भी तो यही चीजें हैं ना, आप ब्लैकस्टोन की देखो, इन सब की देखो, कि क्या पावर है, एब्सोल्यूट पावर है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटनेस कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द लेंस ऑफ मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म बोथ। हमें दोनों से देखना है। वैसे तो लोग मोस्टली जो है वो ऑब्वियसली सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं मोनिज्म के लेंस से हैं, क्योंकि जो सॉवरेनिटी है वो डिफाइन सबसे पहले इन लोगों ने किया था और वो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन को लेकर चले थे। वरना आज के जो प्लूरलिस्ट है वो तो कहते हैं कि अगर सॉवरेनिटी की यही डेफिनेशन है, फिर सॉवरेनिटी क्या है, फिर सॉवरेनिटी को पॉलिटिकल थ्योरी से इस वर्ड को ही निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वर्ड आजकल अप्लाई नहीं हो सकता है अगर सॉवरेनिटी की यही डेफिनेशन निकल के आएगी। तो जो सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट्स है वो भी उन्हीं उन्हीं लोगों की डेफिनेशन से हम निकालते हैं। लेकिन हाँ, हम उसको काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, सॉवरेनिटी के एट्रीब्यूट से जरूर है, लेकिन आज ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, आज ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम फिर दोनों के लेंस से देखेंगे ताकि कुछ ज्यादा अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर सको कॉन्सेप्ट्स को। अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक व्यू, इट मीन्स दैट विद इन इट्स बॉर्डर्स, इट्स क्या, इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट, विद इन स्टेट्स बॉर्डर्स a sovereign state is autonomous। autonomous का मतलब क्या होता है, autonomy का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, आम जबान, ठीक है। तो autonomous मतलब खुद मुख्तार, अगर मैं उर्दू में बताऊं। तो एब्सोल्यूटनेस को हम लोग किस तरह देख सकते हैं कि स्टेट क्या है, वो खुद मुख्तार है, उसके पास फाइनल से होता है कोई भी मैटर हो, and has the final say on matters of law, governance and policy without being subject to the control or authority of any other state or external power। कि जो स्टेट है वो खुद मुख्तार है, उसे अपने लॉज बनाने के लिए, अपने पॉलिसीज बनाने के लिए, गवर्न करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है, और ना ही इसके डिसीजंस को लीगली चैलेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब जो भी इस अपने जो है डिफाइंड स्फीयर के अंदर या अपनी बाउंड्रीज अपने टेरिटरी के अंदर स्टेट कोई भी लॉ बनाए, कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंटरनेशनल फैक्टर्स को लेके, एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेके ही हम बनाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस को देख कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है ना। आजकल इस तरीके से नहीं होता। क्या कोई भी स्टेट इतनी ऑटोनमस है कि वो किसी तरह का भी लॉ पास कर दे?
किसी तरह का भी हिस्सा नहीं है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखते हैं, हम डिफरेंट, हमने ट्रीटीज, डिफरेंट अलायंसेस बने हुए, हम डिफरेंट अग्रीमेंट्स का पार्ट हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हो तो फिर जो है स्टेट में, स्टेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट रूल करती है, गवर्नमेंट बेशक आर्बिट्रेरी रूल करे, गवर्नमेंट किस तरह का भी जुल्म कर ले जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कंडेम नहीं करेगी? वो कंडेम करेगी, और उस कंडेम करने का क्या नतीजा होगा? हमारी ट्रेड मुतासर होती है, हमारी इकोनॉमी मुतासर होती है, हमारी एफडीआई मुतासर होती है, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होगी, जो कि आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से स्टेट बॉन्ड है, वो इस तरीके से नहीं कर सकती कि अपनी मर्जी से चले। तो अगर हम मोनिस्टिक व्यू से देखें तो स्टेट क्या है, वो ऑटोनमस है, वो खुद मुख्तार है, और उसी के पास फाइनल से है कि वो चीजें डिसाइड करे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इट इज ऑमनी पोटेंट एंड ऑमनी कॉम्पिटेंट। ऑमनी पोटेंट, ऑमनी कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऑल पावरफुल है, और कोई भी मैटर हो सिर्फ स्टेट के पास हक है वो करे, और वो सब कर भी सकते हैं। ऑमनी कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? स्टेट की काबिलियत होती है कि वो सब कर सकती है, कुछ ऐसा नहीं जो स्टेट ना कर सके, ठीक है। एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लीगल लिमिटेशन इंटरनली एक्सटर्नली, और वो कुछ भी करे, जैसे मैंने ऊपर बोला था कि उसको लीगली कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो लीगल अथॉरिटी है ही स्टेट के पास है। जब मैंने कहा कि स्टेट के पास ये पार है कि वो लॉज बनाए और लॉज इन्फोर्स करे, तो उसका मतलब क्या है? लॉ बनाना ये लीगल अफेयर के अंदर होता है। मतलब कि अगर जब स्टेट स्टेट के पास ही लीगल अथॉरिटी है तो कोई भी लीगली उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इससे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर होना, किसी के पास लामहदूद पावर होना। नीचे यहाँ पे मैंने मजीद एब्सोल्यूटनेस को अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया। एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या होगा? अगर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी है, मतलब कि फिर स्टेट के पास फाइनलिटी है, वही जो फाइनल से वाली बात की थी, कि वो जो भी डिसीजंस बनाए वो फाइनल है। क्यों? क्योंकि उसके पास सुप्रीमेसी है, वो सुप्रीम है। ना तो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना इंटरनल। उसके पास कंप्लीट पावर है, वो उसके पास एटोनॉमी है, फ्रीडम है, वो जो भी चॉइसेस, जो भी फैसले करे। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम है और उसी के डिसीजंस फाइनल हैं। देन वो अनलिमिटेड अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। लॉ एनफोर्स करना है, वो कोई भी लॉ एनफोर्स करे। इनके मुताबिक तो सेट इतनी एब्सोल्यूट है, अगर वो बोल दे कि लड़कियों को आप एजुकेशन का राइट हम नहीं देते, उन्हें घर में बैठा दे, तो मतलब अगर उसने ये लॉ बना दे स्टेट, तो मतलब तो फाइनलिटी है उसके पास, मतलब तो फाइनल होगा, वो सुप्रीमेसी उसके पास। अगर वो इतनी सुप्रीम है, वो इतनी ऑटोनमस है, तो फिर तो और दूसरा कोई इसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब लड़कियां भी घर में बैठ जाए। मोनिज्म के मुताबिक अगर इतनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है अगर स्टेट के पास, तो दूसरा इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंसी है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। ऑब्वियसली जब इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी फैक्टर उसको उसको जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो मतलब यही है ना कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करी। इंडिपेंडेंस का फैक्टर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये है मोनिज्म, मोनिस्टिक व्यू के मुताबिक। जहाँ पे मैंने मोनिस्टिक व्यू का लिखा हुआ है, वहां पे मैंने उसको जो है रेडिश कलर में लिखा हुआ है। जहां से प्लूरलिज्म स्टार्ट होता है वो मैंने रेडिश कलर में हाईलाइट किया ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से प्लूरलिज्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Absoluteness is arguably the most contentious, contentious मतलब controversial aspect है। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि इतनी एब्सोल्यूट पावर, जैसे मैंने आपको एजुकेशन की एग्जांपल दी, इतनी एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। Absoluteness is arguably the most contentious aspect of monistic view of sovereignty according to pluralism. While absolute sovereignty implies unrestricted authority, in reality, no entity operates in complete isolation. प्लूरलिज्म क्या कहती है कि ठीक है, सोवरेनिटी का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना दिया, जो मोनिज्म ने, जो मोनिस्टिक थ्योरी है उसने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया कि उसके एट्रीब्यूट्स इसी तरह निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मोनिज्म के मुताबिक एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी होती है। ऑब्वियसली अब जब नाम ही एब्सोल्यूट सोवरेनिटी तो मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड ही होगी ना अथॉरिटी, कोई रेजिस्ट ही नहीं कर सकता इनकी अथॉरिटी को। लेकिन प्लेलिस्ट का यहाँ पे ये उनका पॉइंट है कि क्या इस तरह की सोवरेनिटी आजकल की सोसाइटी में हो सकती है? आजकल तो कोई एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी स्टेट आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकती। आप मार्केट को छोड़ो ना, आप किस तरीके से सरवाइव करोगे? हर कंट्री चाहती है कि उसकी ट्रेड सही तरीके से बढ़े, एफडीआई आए हमारे पास। अगर हम लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं मतलब एफडीआई भी नहीं आएगी।
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंट्री, कोई भी यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग तो वहां पे स्टेगनेंट हैं, हम तो जामिद हैं, हम तो जम गया, हमारी कंट्री आगे नहीं जा रही है। तो क्या कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि आजकल की सोसाइटी में वो डेवलपिंग की ही लाइन में रह जाए, डेवलप की लाइन में जाए ना कभी? ठीक है। तो प्लूरलिस्ट क्या कहते हैं यार, ये जरूर एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी को इन्वॉल्व करता है, लेकिन असल में ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती। प्लूरलिस्ट रिजेक्टेड द मोनिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेनिटी, और इसी ग्राउंड के ऊपर ये रिजेक्ट कर देते हैं। दे सेड दैट मॉडर्न स्टेट इज नॉट omnipotent एंड omnipotent। उन्होंने बोला कि जो मॉडर्न स्टेट ना वो ऑल पावरफुल नहीं है। यहाँ पे पावरफुल वही है जो जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी उसी की ग्रो कर रही है जो ज्यादा से ज्यादा जिसकी जिसकी इकोनॉमी डाइवर्स है। आपकी इकोनॉमी कब डाइवर्स होती है? जब आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ट्रेड का पार्ट होते हो, आप डिफरेंट चीजें अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर एक से लेना है, लेबर दूसरे से आ रहा है, इसके लिए तो जरूरी है आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अगर हम लोग ट्रेडिशनल सॉवरेनिटी को अपना लें, भाई एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है हम, तो फिर हमारी तो इकोनॉमी डाइवर्स ही नहीं होगी, और फिर तो हम लोग एक जगह रह जाएंगे। तो आजकल की जो स्टेट है ना, वो omnipotent है ना omnipotent है, ना वो हर चीज खुद सॉल्व कर सकती है और नहीं हर डिसीजन खुद ले सकती है, और ना वो इतनी पावरफुल है कि अपने दम पे ऊपर चली जाएगी। उसको दूसरे का सहारा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अथॉरिटी इन अ मॉडर्न स्टेट कैन बी टेम्पर्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी और रिस्ट्रिक्टिव अथॉरिटी की बात की है मोनिज्म ने या मोनिस्टिक थ्योरी ने, वो चीज अब टेम्पर हो चुकी है। किस तरीके से? ये बहुत सारे फैक्टर्स, सबसे पहले मैंने इंटरनल बताए हैं, सच एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट्स को झुकना पड़ता है किसके सामने? पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सॉवरन है उसके सामने। पॉलिटिकल सॉवरन क्या है? आप डेमोक्रेसी में कौन है? लोग हैं। ठीक है। पॉलिटिकल सॉवरन, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, लीगल सॉवरेनिटी, ये मैं आपको टाइप्स में कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बात बता रही हूँ सीधे लफ्जों में कि गवर्नमेंट झुकती है जब पब्लिक ओपिनियन, आगे लिखा भी हुआ है, पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो टेम्पर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो, और देखो गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बना रही है जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, जब अगर गवर्नमेंट वो लॉ बनाने की कोशिश करे जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में आए, पर्सनल इंटरेस्ट में तो आए लेकिन कॉमन में ना आए, कॉमन यहाँ पे किसकी मैं बात कर रही हूँ? लोगों की। लोगों के इंटरेस्ट में वो लाना है, तो क्या लोग चुप करके बैठेंगे? बैठेंगे? वो भी आजकल की जो मीडिया सेचुरेटेड टाइम पीरियड है, लोग एकदम अपनी मीडिया वो अपनी उस पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे, उस पे, इंस्टाग्राम पे, उन जगहों पे आ जाते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं वो। तो गवर्नमेंट देख के चलती है क्या पब्लिक ओपिनियन है, क्या हमारी सोसाइटी में क्या चीज एप्लीकेबल है, क्या चीज नहीं है, क्या क्या एक्सेप्टेड वेज है चीजों को करने के, क्या नहीं है। गवर्नमेंट खुद से इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट अथॉरिटी को नहीं एक्सरसाइज करती है। ओके। ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी भी देखी जाती है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। अगर गवर्नमेंट इफेक्टिव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट टूट जाएगी। और गवर्नमेंट तो सॉवरन है, स्टेट सॉवरन थी, स्टेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट कर रही थी ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि स्टेट हर लॉ नहीं बना सकती आज के टाइम में वो जो चाहे, तो मैं बिल्कुल ठीक बात करूंगी, क्योंकि आजकल के टाइम में जो है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट वो चेंज हो गया है। स्टेट वो लॉज बनाती है जो पब्लिक ओपिनियन को शो करता है। अगर पब्लिक ओपिनियन किसी लॉ की तरफ है, ये बनना चाहिए तो स्टेट वो बनाएगी, अगर नहीं बनना चाहिए तो स्टेट वो नहीं बनाएगी। ठीक है, क्योंकि एनार्की की सिचुएशन होती है, डिसऑर्डर हो जाता है। एडिशनली एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब मैंने इंटरनल बताया था, एक्सटर्नल सच एज इंटरनेशनल लॉ, treaties, alliances, economic interdependencies, and adherence to global norms can also impose constraints or limitations ऑन सॉवरन एक्शंस। आप डिफरेंट अलायंसेस का पार्ट होते हो, आप डिफरेंट अग्रीमेंट्स का, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का पार्ट होते हो। इकोनॉमिक, आपको पता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कितनी ज्यादा, जैसा भी मैंने आपको हम बताई थी, हम अपने जो है इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसको करने के लिए क्या होगा? हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ हाथ जोड़ेंगे, हाथ मिलाएंगे ना उनके साथ। तो यही होता है अलायंसेस बनाना। इंटरनेशनल लॉ हम देख कर चलते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सॉवरेन एक्शंस को इम्पैक्ट करती है, उस पर लिमिट लगाती ही लगाती है कि स्टेट जो चाहे वो नहीं कर सकती, वो omnipotent नहीं है, वो omnipotent नहीं है, उसको सोसाइटी को, इंटरनेशनल सोसाइटी को देख कर चलना पड़ता है।
These combined influences shape the exercise of authority within a state, balancing internal dynamics with external expectations and obligations. ये सब कुछ आता है. जैसे लास्ट का मैंने लिखा है, it is limited in the force it exercises. State limited उस force में जो exercise कर रही है, it is directive rather than dominating in the decreed issues. जो state laws बना रही है, वो सारे laws लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, ना कि उनको डोमिनेट करने के लिए. आज उनकी स्टेट इस तरह, ये कोई डोमिनेटिंग स्टेट नहीं है. स्टेट की अपनी जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है. देन आता है इंडिविजिबिलिटी, सेकंड एट्रीब्यूट है. जॉन सी कैलून ने क्या कहा था कि आपको सोवरेनिटी को डिवाइड करना है तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना होगा. सोवरेनिटी या तो डिस्ट्रॉय होगी या तो डिवाइड होगी. टू डिवाइड सोवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय. अगर आपने सोवरेनिटी को डिवाइड किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. क्या आजकल के टाइम में सोवरेनिटी डिवाइडेड है? बिल्कुल है. वो मैं आपको जब प्लूरलिज्म का इसी में बताऊंगी तो फिर आप समझ जाओगे. ठीक है. अब इंडिविजिबिलिटी, अगर मैं जनरल सिर्फ मीनिंग, इसका जनरल मीनिंग बताऊं तो क्या है? इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज पार्ट्स में तोड़ी ना जाए, इसे कहते हैं इंडिविजिबिलिटी. कोई चीज पार्ट में तोड़ी ना जा सके, वो एक कंप्लीट एंटिटी हो, ना कि उसके आपने 2-3 पार्ट्स बना दिए. Indivisibility refers to the state of quality of being unable to be divided, जो चीज डिवाइड ही ना की जा सके, सेपरेट ना की जा सके, फ्रेगमेंटेड ना, मतलब कि उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ना बनाए जा सके. ठीक है. इट इम्प्लाइज यूनिटी एंड होलनेस. ठीक है. मतलब कि एक पूरी चीज होगी, कंप्लीट चीज होगी, ना कि उसके पार्ट्स होंगे. where something is considered as a single cohesive entity rather than multiple separate parts. तो इंडिविजिबिलिटी का मतलब पता चल गया. ठीक है. अब अगर हम इसको सोवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, द इंडिविजिबिलिटी एट्रीब्यूट ऑफ सोवरेनिटी डिफर्स बिटवीन मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्ट थ्योरीज. अब यहाँ पे भी आपको मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म में एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया था, सोवरेनिटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है सुप्रीम पावर. तो वो सुप्रीम का पावर मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटनेस भी. उस सुप्रीम पावर का मतलब होगा इंडिविजिबिलिटी भी. अब इंडिविजिबिलिटी को मैं डिफाइन करती हूँ कि मोनिज्म के अंदर किस तरीके से देखते हैं. ओके. According to monistic view, indivisibility in sovereignty underscores the unity and integrity of the state, both in terms of its territorial jurisdiction and political governance. मोनिस्टिक व्यू के अंदर देखें तो सोवरेनिटी, इंडिविजिबिलिटी जो एट्रीब्यूट है सोवरेनिटी का, वो क्या चीज इन्वॉल्व करता है कि स्टेट क्या है? स्टेट एक 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 यूनाइटेड एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड पॉलिटिकल गवर्नेंस. चाहे गवर्न करना है या अपनी टेरिटरी को जो है वो पार्टीशनिंग से रोक के रखना है, इस सब में स्टेट क्या है? स्टेट खुद मुख्तार है. स्टेट की टेरिटरी को तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की जा सकती. यहाँ पे मैं लिखा है द टेरिटोरियल इंडिविजिबिलिटी इंश्योर्स अ स्टेट्स authority extends uniformly safeguarding territorial integrity from external interference और partitioning. कि जो स्टेट की जो राज है या उस स्टेट के जो रूल्स हैं वो स्टेट की बाउंड्री तक जाते हैं. अब उसके अंदर ना उसके बाहर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि स्टेट को तोड़ सके. जैसे हमारा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सेंटर से लेकर पाकिस्तान की सारी बाउंड्रीज तक सिर्फ हमारी हुकूमत का ही राज है, और कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे से, कोई भी हमारा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं ले सकती है. चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कराची है, चाहे वो गिलगित है, चाहे वो आजाद कश्मीर है, चाहे वो इस्लामाबाद है. इसके ऊपर किसका रूल है? पाकिस्तान के हर हिस्से पे, जर्रे जर्रे पे हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ही रूल है. ठीक है. और उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कोई नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आता है सारा कुछ. वो पाकिस्तान की बाउंड्री के बाहर जो है वो अगली स्टेट का. लेकिन बाउंड्री जहां पे लग गई, जहां पे हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर से अंदर कोई नहीं आ सकता, ना ही कोई हमारी कंट्री को, हमारी स्टेट को तोड़ सकता है. इसे कहते हैं इंडिविजिबिलिटी. चाहे सोवरेनिटी उसकी टेरिटरी को लेके, उसकी बाउंड्री को लेके हो, या पॉलिटिकल गवर्नेंस को लेकर हो, दोनों तरीकों में स्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है. सिमिलरली political indivisibility emphasizes the unity of the state with a single unified authority representing the entire population.
मैंने यहाँ पे कहा था कि गवर्नमेंट का ही हक है, गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। अभी अब मैं आपको मोनिज्म के उससे बता रही हूँ, गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। गवर्नमेंट का ही हक है कि वो टेरिटरी को बचा के रखे पार्टीशनिंग से। कोई और आके नहीं स्टेट को बताएगा कि तुमने किस तरीके से बचाना है, स्टेट खुद बनाएगी लॉज कि किस तरीके से बचाना है। और कोई भी पार्टीशनिंग कराने की कोशिश करेगा तो स्टेट क्यों, क्यों ऑब्वियसली ओमनीपोटेंट ओमनीकम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑटोनोमस है, तो वो वहीं पे रोकेगी कि नहीं भाई ये तो हमारे ये मैं सोवरन हूँ, यहाँ पे मेरे पास सोवरेनिटी है, मेरी टेरिटरी को कोई छेड़ नहीं सकता, मेरी टेरिटरी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजिबल है। क्यों? क्योंकि मेरी सोवरेनिटी इंडिविजिबल है, मेरी जैसे सोवरेनिटी डिवाइड नहीं हो सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता आप आए और मेरी टेरिटरी मुझसे आधा पार्ट ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह पॉलिटिकल इंडिविजिबिलिटी भी होती है कि एक गवर्नमेंट पूरी अपनी पूरी टेरिटरी के लिए लॉ बनाता है। ना तो आपकी टेरिटरी में पार्टीशनिंग हो सकती है और ना ही कोई और लॉज बना सकता है। गवर्नमेंट एक सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी पूरी कंट्री के लिए, सेंटर से लेकर बॉर्डर तक पूरी कंट्री के लिए सिर्फ खुद लॉज बनाएगी। इसे कहते हैं इंडिविजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, और इंडिविजिबिलिटी इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ओके, आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, सिमिलर पॉलिटिकल इंडिविजिबिलिटी एम्फसाइजेस द यूनिटी ऑफ द स्टेट विद अ सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन। वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, प्रिक्लूडिंग और प्रिवेंटिंग लिखना आवश्यक, प्रिक्लूडिंग इंटरनल डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंश्योरिंग नो सेपरेट सोवरेन एंटिटीज विद इन द स्टेट्स बॉर्डर्स। Every state must have one supreme power in it according to monistic view. हर स्टेट में सिर्फ एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए। उसकी टेरिटरी को कोई पार्टीशन ना कर सके, कोई उसको डिवाइड ना कर सके उसकी टेरिटरी को। इसे कहते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। उसकी टेरिटरी को कोई, जैसे हम फिजिकली डिवाइड करते हैं ना स्टेट को, कोई ना कर सके। और पॉलिटिकल गवर्नेंस में भी कोई इंटरफियरेंस ना करे, ना ही इंटरनली और ना ही एक्सटर्नली पॉलिटिकल गवर्नेंस की वो जो लॉज बनाए वो बनाए। ठीक है, और उसकी टेरिटरी को भी फिजिकली भी कोई डिवाइड ना कर सके, यहाँ पे कराची अलग कर दिया, इस्लामाबाद अलग कर दिया, ये भी ना हो। हर लिहाज से वो क्या हो, एक कंप्लीट एंटिटी हो। सिर्फ स्टेट के पास राइट है सब करने का। ठीक है, स्टेट ही का हाथ है पूरी सबके ऊपर, टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, एक की सुप्रीम पावर होगी पूरी स्टेट के अंदर। जैसे जेलेनिक ने बोला था, एज जेलेनिक हैज राइटली रिमार्क दैट द नोशन ऑफ डिवाइडेड, फ्रेगमेंटेड, डिमिनिश्ड, लिमिटेड एंड रिलेटिव सोवरेनिटी इज द निगेशन ऑफ सोवरेनिटी। उसने बोला अगर डिवाइड कर दी सोवरेनिटी खत्म, तो फिर इसका मतलब है आजकल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और क्योंकि उनके मुताबिक तो अगर आपने हल्की भी डिवाइड की तो सोवरेनिटी खत्म, सोवरेनिटी का जो वेरी एसेंस है वो खत्म हो गया। तो फिर आजकल के टाइम में तो ये सब कुछ नहीं है। आप देखो, क्या एक ही अथॉरिटी सुप्रीम है पाकिस्तान में? नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी तो बैठी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बैठी है ना, तो फिर किस तरीके से एक ही पावर सुप्रीम? ठीक है, according to pluralistic view the state's power is shared with other territorial and functional groupings in the society. The state functions as an association that coordinates these entities. एक स्टेट के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग्स होती हैं, फंक्शनल ग्रुपिंग्स होती हैं। आप देखो बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं। फिर देखो जो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी डिफरेंट एसोसिएशंस, ग्रुप्स वगैरह होते हैं। स्टेट का काम सिर्फ, स्टेट ना उन सारी एसोसिएशन में से एक है, बस इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऊपर का जो है वो स्टेटस होता है, लेकिन काम वही होता है उन सब के अंदर चीजों को रेगुलेट कराना, सारी एसोसिएशन के अंदर लॉ को मेंटेन करके रखना। स्टेट का काम सिर्फ यही। ठीक है, political power is dispersed among multiple centers of authority within a state including regional governments, local authorities and various institutions. जो पॉलिटिकल पावर है ना वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। विद गवर्नमेंट का क्या काम होता है, सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस है, डिफरेंट जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सब के दरमियान एक जो है ऑर्डर बना के रखना, उनके उनकी चीजों को रेगुलेट करवाना, गवर्नमेंट का ये काम होता है। दिस डिक्लेरेशन अप्रोच एम दिस डिसेंट्रलाइज, सॉरी ये देखो, ये एक होता है सेंट्रलाइज अप्रोच होना व्हेन इट कम्स गवर्नेंस के, मतलब कि आप सारे राइट खुद ले लें और आप किसी को जो है वो लॉ बनाने का हक ना दे। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ लॉज सेंटर बनाता है और कुछ जो है वो बाकी आपकी जो यूनिट्स हैं, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो गई,
वो बनाती हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एम्स टू बैलेंस पावर इफेक्टिवली, इससे क्या होता है, गवर्नमेंट भी अपना काम अगर आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए ना, कि गवर्नमेंट क्या कोई लिस्ट पे काम करे और किसी लिस्ट पे कोई काम हो जिसपे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम करें, तो इससे क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिवली आप काम करते हो, ज्यादा डिले नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आजकल तो डिसेंट्रलाइजेशन का टाइम पीरियड है, सेंटर ने सारे जो हक है ना अपने पास नहीं रखे हुए। सेंटर ने जो राइट्स है उसको, जो लॉज बनाने की जो एक कहते हैं ना कि राइट्स होते हैं, उसको डिवाइड किया है। कुछ लिस्टें बनाई है, प्रोविंशियल लिस्ट बनी हुई है, कहीं पे फेडरल लिस्ट बनी हुई है। फेडरल लिस्ट जो है उस पे फेडरल गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है जो हमारी गवर्नमेंट होती है। देन जो प्रोविंशियल लिस्ट होती है, इस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट होगी, सिंध गवर्नमेंट होगी, केपी की गवर्नमेंट होगी, उनकी लिस्टें हैं, उनके ऊपर वो काम करती है जो उनकी लिस्ट होती है। ठीक है, फेडरलिज्म देखो, जो हमारी कंट्री भी, हम भी फेडरलिज्म को ही फॉलो कर रहे हैं ना। तो जो फेडरलिज्म है एग्जाम्पलीफाइज प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडिंग जो लिस्टें बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई हुई है ना। फेडरलिज्म एग्जाम्पलीफाइज प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडिंग पावर बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। कॉन्स्टिट्यूंट पॉलिटिकल यूनिट्स यहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल जो फेडरलिज्म है वो एग्जांपल है, आपको फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी। तो अगर आजकल ये सारा कुछ है, तो वो मोनिस्टिक व्यू जो था, एक सुप्रीम पावर और पॉलिटिकल पॉलिटिकल गवर्नेंस को लेके इंडिविजिबिलिटी होगी, कि मतलब एक ही सुप्रीम पावर जो है वो सारे लॉ बनाएगी और कोई रूल नहीं कर सकता। दूसरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, कि कोई भी जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपकी टेरिटरी को, क्योंकि कोई भी फिजिकल पार्टीशनिंग नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल जब इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी इकट्ठी होकर प्रेशर मारती है ना, तो कोई भी स्टेट कंपेल हो जाती है उनकी बात मानने के लिए। तो यहाँ पे जो मोनिस्टिक व्यू था उसको काउंटर आर्गुमेंट दिया है प्लूरिस्टिक व्यू ने। उसने बोला है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। आज तो फेडरलिज्म देखो, इसकी एग्जांपल है, कॉन्फेडरेशन इसकी एग्जांपल है, इंटरनेशनल ट्रीटीज में आप देखो, ये सब कुछ इससे नहीं होता जैसे मोनिस्टिक व्यू कहता है। एक ही सुप्रीम पावर नहीं है आप कंट्रीज, आप देखो ना, ज्यादातर स्टेट्स में, मोस्टली स्टेट्स में आप देखोगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी चल रही हैं, देन फेडरल गवर्नमेंट्स भी चल रही हैं। लिस्टें बनी हुई हैं ताकि इफेक्टिवली सारी चीजों को देखा जा सके, एक ही पावर नहीं है। ठीक है, जैसे एज मैकाइवर सेड दैट स्टेट हैज डेफिनेट लिमिट्स, डेफिनेट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके पास एक लिमिटेड जो है वो क्या है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। The state becomes one of the several associations in the society enjoying no special and exclusive power of its own. स्टेट के पास कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती। एक्सक्लूसिव पावर के आप ही के पास कोई एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं ना, कि सारे राइट्स आपको दे दिए, कोई इस तरह की पावर पावर आज सोसाइटी स्टेट के पास नहीं है। स्टेट और जो हमारी कंट्री में जैसे और गवर्नमेंट है और इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं की तरह स्टेट होता है। बस स्टेट के पास सिर्फ एक राइट होता है, थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस होता है, कि क्या होता है कि उसे रेगुलेट कराना होता है सबके दरमियान, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको रिजोल्व कराना, और ये सारा कुछ ताकि ऑर्डर बना रहे। ठीक है, ऑर्डर बना रहे। तो इस तरह की ना एक इंडिविजिबिलिटी हो, ये जो फेडरल, आप देखें जो फेडरलिज्म में होता है, ये क्या है, ये क्या है, इंडिविजिबिलिटी के अगेंस्ट है ना। आपको चीजें डिवाइड होती, सॉवरेनिटी डिवाइड होती नजर आ रही है ना। तो जेलनिक ने कहा था सॉवरेनिटी डिवाइड हुई तो वो खत्म हो गई, तो मतलब आज की सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट फिर हो गई नहीं, इसका मतलब है। तो अभी जो प्लूरलिस्ट है वो ठीक कहते हैं कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी से उठा के फेंक दो, क्योंकि आज ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती। ये हो सकता है उनके टाइम में एप्लीकेबल हो, हमारे टाइमों में नहीं है। इनएलिनेबिलिटी, अब ये क्या है। अच्छा, फ्रांसिस क्लेबर ने बोला था कि sovereignty कैन नो मोर बी एलिनिएटेड देन अ ट्री कैन एलिनिएट इट्स राइट टू स्प्राउट, और मैन कैन ट्रांसफर हिज लाइफ और पर्सनैलिटी विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यानी का मतलब है जैसे एक ट्री जो है अपने फलने फूलने का राइट नहीं दे सकता ना, किसी और को नहीं खींच सकता है, और इंसान जो है वो अपनी जिंदगी, अपनी पर्सनैलिटी नहीं दे सकता जब तक वो अपने आप को जो है बिल्कुल सेल्फ, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ना, जब अपने आप को बर्बाद ना करते। सोवरेनिटी भी किसी से नहीं खींची जा सकती। जिस तरह जबरदस्ती एक दरख्त का, उस दरख्त जो है वो अपना फलने फूलने का जो राइट है वो नहीं दे सकता। एक पर्सनैलिटी जो है, अगर आप दरख्त के फलने फूलने का राइट खींचोगे, दरख्त को जड़ से काट दो, तो क्या वो फलेगा फूलेगा? नहीं फूलेगा। आप एक इंसान से को अपनी अपनी जिंदगी मुझे दे दो, क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। इसी तरह अगर सॉवरेनिटी ले ली तो वो खत्म।
या तो सॉवरेनिटी आप मुकम्मल तौर पे ले सकते हो या तो आप ले ही नहीं सकते, दोनों में से एक चीज होगी, ये बीच वाला रास्ता नहीं। लेकिन प्लूरलिस्ट कहते हैं पार्शियल, सब मतलब पार्शियल इनएलिनेबिलिटी आपको नजर आएगी आजकल के टाइम में, कि कुछ जैसे कॉन्फ्रेंस में भी होता है। ये देखो आप यूरोपियन यूनियन का मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तो कंट्रीज जो होती हैं वो अपने कुछ राइट्स देती हैं ताकि वो मिलकर उस पर डिसीजंस लें, और कुछ उनके अपने होते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। इनएलिनेबल रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और टेकन अवे, ऐसी चीज जो आप ना किसी को दे सकते हो ना ट्रांसफर कर सकते हो, उसे कहते हैं इनएलिनेबल। एंड द मोनेस्टिक व्यू सोवरेनिटी इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड completely inalienable। देखो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स भी ट्रेडिशनल है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनली मेंशन कर दिया है। ठीक है, मोनेस्टिक व्यू क्या कहते हैं, सोवरेनिटी क्या है, कंप्लीटली इनएलिनेबल है, आप सोवरेनिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं आप सोवरेनिटी किसी से ले सकते हो। ठीक है बेटा, सेकंड। नहीं आप सोवरेनिटी किसी से ले सकते हो, नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। सोवरेनिटी क्या है, इनएलिनेबल है, इंडिविजिबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, कि ना वही जो चीज मैंने बोली थी ऊपर भी, इंडिविजिबल है। आप ना इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको ले नहीं सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है। सोवरेनिटी कैन नॉट बी एलिनेटेड फ्रॉम इट्स होल्डर, टू डू सो वुड एसेंशियली डिस्ट्रॉय इट। आप सोवरेनिटी को उसके होल्डर से नहीं ले सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आप तभी ले सकते हो वरना नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक इंसान से उसकी जिंदगी लेनी है, उसकी पर्सनैलिटी को उसने देना है, तो उसको तो भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी नहीं ली जा सकती उसके होल्डर से, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। This principle of inalienability underscores that the ultimate authority and independence of a state are not easily transferable or divisible। वही बात जो मैंने ऊपर बाबर बोली है, when a state cedes its sovereignty, जब वो अपनी सीट्स का मतलब दे देना, ठीक है ना, जब वो अपनी एक स्टेट जो अपनी सोवरेनिटी दे देना, तो इट ऑफन सीजेस टू एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। अगर किसी भी स्टेट ने अपनी सोवरेनिटी किसी को दी, किसी और स्टेट को दी, तो फिर क्या होगा, वो एग्जिस्ट करना छोड़ देगी, फिर उसकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी उस स्टेट की नहीं रहेगी। तभी लिखा हुआ है ना कि अगर आपको स्टेट, आप अपनी जो है सोवरेनिटी देनी है तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सीधा सीधा खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने when a state cedes sovereignty it often ceases to exist as an independent entity typically through annexation or absorption by another state। जब आप किसी को नेक्स्ट, किसी स्टेट पे नेक्स्ट करते हो, उस पर कब्जा करते हो या उसको अपनी स्टेट में एब्जॉर्ब करते हो, तो जो स्टेट एब्जॉर्ब होती है या जो एनेक्स होती है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं रही। अब आप ये नहीं है कि आप उसको नेक्स्ट कर लो, बोलो अभी भी वो सॉवरेन स्टेट है जो आपने नेक्स्ट किए, जिस पे आपने कब्जा किए। अगर आपने किसी स्टेट पे कब्जा करे तो उसकी सॉवरेनिटी खत्म, सॉवरेनिटी उसकी खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाती है मुकम्मल तौर पर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी रीयूनिफाइड इन 1990, ईस्ट जर्मनी सीडेड इट्स sovereignty to become part of a united Germany, यूनिफाइड जर्मनी सॉरी। तो जो ईस्ट, जब ईस्ट एंड वेस्ट जो जर्मनी है, जब ये रीयूनिफाई हुए थे 1990 में, तो ईस्ट जर्मनी ने जो है अपनी जो सोवरेनिटी वो दे दी थी ना, ताकि एक यूनिफाइड जर्मनी बन जाए। दिस मर्जर रिजल्टेड इन द डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट जर्मनी एज अ सेपरेट सॉवरेन एंटिटी। सेपरेट सॉवरेन एंटिटी तो वो मुकम्मल, अब ये नहीं कि वो आधा सॉवरेन रहेगा, मुकम्मल तौर पर उसकी सोवरेनिटी वहां पे खत्म हो गई। वो जो एक अलग स्टेट का कॉन्सेप्ट था ना कि ईस्ट जर्मनी एक अलग स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, वो खत्म यहाँ, वो अब नहीं रहेगा। ठीक है ना, with its territory or governance integrated into a larger unified state under West Germany's legal and political framework। उसी का लीगल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अब अप्लाई होना। तो इसी तरह है, जैसे रिपब्लिक ऑफ टेक्सास को जब 18 समथिंग में एनेक्स किया था, तो अब उसकी जो सोवरेनिटी है वो क्या होगी थी, एब्जॉर्ब होगी थी बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा उसकी सारी सोवरेनिटी थी वो क्या हो गई थी, वो एब्जॉर्ब हो गई थी, उसके अंदर मर्ज हो गई थी, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, अब वो उसके अमेरिका के नाम से ही पहचाना जाएगा। तो यहाँ पे जो ईस्ट जर्मनी थी उसका अपनी कोई इंडिविजुअलिटी अब नहीं रही, क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी के ही जो है वो लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आकर मिक्स हो गया था और एक यूनिफाइड जर्मनी बन गया।
तो मोनिस्टिक व्यू क्या कहता है कि जो सोवरेनिटी है वो ट्रांसफरेबल है ही नहीं। आप अपनी सोवरेनिटी का एक इंच भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने ट्रांसफर करना है कुछ तो आपको मुकम्मल तौर पे सोवरेनिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जेलेनिक ने बोला था आप डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसी जैसे ये इंडिविजिबिलिटी में से निकला हुआ ये एट्रीब्यूट। लेकिन अगर हम प्लूरलिस्टिक व्यू को देखा है, इन कंट्रास्ट द प्लूरलिस्टिक व्यू अलाउज फॉर द वॉलंटरी शेयरिंग। आप जब अपने वॉलंटरली कौन सा होता है जो आप लोग खुद देते हो, तो वॉलंटरी शेयरिंग और डेलीगेशन ऑफ सॉवरेनिटी अमंग स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव कॉमन गोल्स व्हाइल मेंटेनिंग ओवरऑल कंट्रोल। प्लूरलिज्म क्या कहता है या प्लूरलिस्टिक व्यू क्या कहता है कि आजकल ना स्टेट्स अपनी मर्जी से अपनी सॉवरेनिटी में से ना कुछ जो है वो मतलब पावर्स अपनी डेलीगेट कर देती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को। डेलीगेशन मतलब दे देती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन में अनलाइक एनेक्सेशन और अब्जॉर्प्शन सिनेरियोज, ये जो ऊपर बात की थी मोनिस्टिक यूनियन, हम उस सिनेरियोज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि एनेक्सेशन और अब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे। जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं रिटेन सोवरेनिटी, वो अपने सोवरेनिटी अभी भी रखते हैं। हालांकि while pooling aspects like trade policy, environmental standards and competition laws, जो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर स्टेट्स है ना, उनके पास अपनी सोवरेनिटी है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ ऐसी चीजें, ऐसी लिस्ट बना ली जिसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग कलेक्टिवली डिसीजंस लेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रेड लोग, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, कंपटीशन लॉ वगैरह, इन सब पे हम लोग करेंगे। तो अभी इनके मुताबिक तो आप सोवरेनिटी का कोई भी हिस्सा नहीं दे सकते। यहाँ पे तो उन्होंने कुछ राइट्स दिए हैं ना, डेलीगेट कर दिए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। कौन सी? यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कुछ अपने राइट्स डिलीगेट किए ताकि वो मिलकर उसके ऊपर लाज बनाए। अभी भी जर्मनी, फ्रांस वगैरह एक हम उनको एक इंडिविजुअल, उनकी इंडिविजुअलिटी उधर ही खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ राइट्स डेलीगेट किए हुए ना यूरोपियन यूनियन को। तो इसका मतलब क्या है कि सोवरेनिटी, पार्शियल इनएलिनेबिलिटी आपको नजर आएगी इधर, कि आप कुछ सोवरेनिटी का कोई पार्ट आप डेलीगेट कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, दिस एनेबल्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन। अपने कुछ राइट्स दे देते हैं, डेलीगेट करती हैं मेंबर स्टेट्स। ये क्या कहता है? दिस एनेबल्स कोऑर्डिनेटेड, एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे कर दूं। This enables coordinated action across states, shifting from exclusive sovereignty to shared authority with EU institutions, impacting autonomy without eliminating it entirely. तो एटोनॉमी को इम्पैक्ट जरूर करती है, एक स्टेट की फ्रीडम को जरूर इम्पैक्ट करती है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे तो खत्म नहीं करती। मुकम्मल तौर पे तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना वो स्टेट, उसकी सॉवरेनिटी खड़ी है। हाँ अलबत्ता इकोनॉमी कुछ हद तक इम्पैक्ट हुई क्योंकि आपने कुछ जो है डेलीगेट किए हैं पास। ठीक है, ओके, दिस रिफ्लेक्ट्स अ मोर फ्लेक्सिबल, ये जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है कि आप अपने कुछ राइट्स को डेलीगेट कर दो टू सॉवरेनिटी इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस इन कंटेम्परेरी टाइम्स। आजकल के टाइम में क्या होता है, पार्शियल एलिनिएशन डिस्क्राइब्स द voluntary delegation or limitation of a state's authority to external entities or organizations while still retaining control over its territory and governance। वो कुछ अपने राइट्स को दे देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को या एक्सटर्नल एंटिटीज को, लेकिन अभी भी, लेकिन फिर भी वो रिटेन करके रखती हैं अपनी जो एक, उनकी जो एक इंडिविजुअलिटी होती है, उनकी जो सोवरेनिटी होती है कि यार वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास लात मारने का पूरा राइट अभी भी है, लेकिन कुछ जो है वो राइट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है मेंबर स्टेट्स। दिस ट्रेंड कैन बी सीन इन कॉन्फेडरेशंस, कॉन्फेडरेशंस में देखा जा सकता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में देखा जा सकता है, मेंबरशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये मैंने यूरोपियन यूनियन की बात की है, एंड अलायंसेस सिग्नलिंग। ये क्या कर रहा है, ये जो सारी चीजें आप कॉन्फेडरेशंस आपको देखने को मिलेंगी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मेंबरशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट अलायंसेस बन रहे हैं, सब कुछ किस चीज की तरफ है? सिग्नलिंग आर ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन हो रही है, एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी टू शेयर्ड अथॉरिटी। तो ये यहाँ पे आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा, फोर्थ पे कौन सी इसकी एट्रीब्यूट है? परमानेंस। ये परमानेंट होती है स्टेट अथॉरिटी, स्टेट सॉवरेनिटी परमानेंट है। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग, अच्छा परमानेंस का मतलब क्या है? द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग और रिमेनिंग अनचेंज्ड इंडेफिनिटली, कि मतलब कुछ भी हो जाए कि कोई चीज मतलब उसमें कोई चेंजिंग्स आई ना, इसे कहते हैं परमानेंस। फ्रॉम अ मोनिस्टिक व्यू सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट लास्ट एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट। मोनिस्टिक व्यू कहता है सोवरेनिटी स्टेट की रहती है जब तक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, सोवरेनिटी उसकी रहेगी।
A government change can not affect the sovereignty of a state. यहाँ पे आपको स्टेट और गवर्नमेंट में एक चीज नजर आएगी। देखो जैसे अब गवर्नमेंट, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा जब स्टेट के बिहाफ पे गवर्नमेंट रूल करती है। स्टेट तो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, स्टेट सॉवरन है, वो समझ आ गई। लेकिन अब स्टेट की जगह पर कौन बंदा परफॉर्म करेगा? तो कोई गवर्नमेंट, कोई बिल्कुल एक बंदा या कोई बंदे होंगे जिससे गवर्नमेंट पूरी हो गई, कोई गवर्नमेंट ही करेगी ना। तो यहाँ पे स्टेट खड़ी रहेगी, गवर्नमेंट में शक चेंज जो जिस टाइम के ऊपर, मतलब इस टाइम के ऊपर जो गवर्नमेंट है ना वही सॉवरन है। आज से 5 साल के बाद जो गवर्नमेंट है वही सॉवरन है, स्टेट वहीं पे खड़ी रहेगी, स्टेट फिर भी सॉवरन है। अब स्टेट के बिहाफ में कोई भी बंदा आके बार बार करे, लेकिन जो बंदा आ गया और लीगली उसने स्टेट का चार्ज ले लिया कि भाई मैं स्टेट की जगह से सॉवरन हूँ, तो फिर वो सॉवरन हो जाए। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट चेंज कैन नॉट इफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट, क्योंकि स्टेट तो है, उसकी सोवरेनिटी परमानेंट है। अब गवर्नमेंट चेंज होकर बेशक आती रहे। द स्टेट इज अ परमानेंट एसोसिएशन व्हाइल द गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी वन। गवर्नमेंट क्या है? टेम्पररी है, जबकि स्टेट परमानेंट। जैसे आप टेम्पररी एग्जेक्टिव और परमानेंट एग्जेक्टिव देखते हो ना, इसी तरीके से। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस में दिस, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो लाइन खींची गई है इसमें, ensures that sovereignty is not a fleeting condition but a persistent and enduring presence, providing a stable governance structure regardless of changes in leadership or government. तो हमने कहा कि स्टेट क्या है? वो एक परमानेंट एंटिटी है। चाहे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो उसके बिहाफ पे करती है, आज एक गवर्नमेंट नहीं कल दूसरी गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी तो उधर ही खड़ी रहेगी ना स्टेट की। तो ये जो परमानेंस, जो एट्रीब्यूट सोवरेनिटी की, क्या बताती है कि सोवरेनिटी उड़ जाने वाली चीज नहीं है, वो वहीं पे रहेगी, वहीं पे खड़ी रहेगी जहां पे वो है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट के आने जाने से स्टेट के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना स्टेट की सोवरेनिटी पे। जैसे मोनेस्टिक, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया, द यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन्स इट्स सोवरेनिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रेसिडेंट इज अ डेमोक्रेट और रिपब्लिक। देखो जब इलेक्शंस का टाइम होता है, अब डेमोक्रेट पार्टी आ रही है, रिपब्लिकन आ रही है, किसका प्रेसिडेंट आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ही रहता है ना। यूनाइटेड स्टेट्स तो, अमेरिका तो उधर ही खड़ा है। अब गवर्नमेंट कोई भी आती जाती जाए, तो मतलब स्टेट एग्जिस्ट कर रही है मुसलसल, वो परमानेंट अपनी जगह पे, उसकी सोवरेनिटी उधर ही खड़ी है। अब बंदा कोई भी आ जाए, स्टेट की वजह से उस पार्टी पे भी 4 चांद लग जाते हैं कि वो भी सॉवरेन बन जाती है, जो भी इलेक्ट होके आती है। ठीक है। लेकिन अब ये कहते हैं ना कि स्टेट का स्ट्रक्चर उधर रहता है, क्योंकि स्टेट ही सॉवरन है। अब गवर्नमेंट आ या जाए, लेकिन अब प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसको किस तरीके से काउंटर करता है? वो कहते हैं स्टेट तब वो रहती है, क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर के एसोसिएशंस इतने रिजिलियंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं स्टेट को वहीं पे खड़े होने के लिए। अब गवर्नमेंट आ रही जा रही है, बीच में आप देखो सारी पुलिस उसी तरह काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी, अब कोई भी गवर्नमेंट आ रही जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स तो उसी तरह काम करते रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम उसी तरह काम करता रहेगा। तो स्टेट, तब स्टेट के अंदर सब कुछ उठा दो, अब सिर्फ वो ढांचा ही तो नहीं खड़ा रहेगा ना स्टेट का। स्टेट के अंदर लोग भी आते हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस भी आती हैं, वो सब मिलकर स्टेट को जो है ना उसकी परमानेंस को, उसकी एट्रीब्यूट को बनाए रखते हैं, ना कि स्टेट अकेली। यही तो मैकआर्वर ने बोला था ना कि स्टेट बाकी एसोसिएशंस की तरह एक एसोसिएशन है, बस थोड़ा सा स्पेशल उसके पास स्टेटस होता है रेगुलेट करवाने का। ठीक है। From a pluralist perspective, the sovereignty of the state is maintained through the resilience and adaptability of its institutions. के जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन, सारी एसोसिएशन उस गवर्नमेंट के लास्ट पे चलने लग जाती है। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, विच इंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हमारी जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट को हेल्प करते हैं कि वो बनी रहे, उसकी सोवरेनिटी बनी रहे, चाहे गवर्नमेंट आ रही है जा रही है। अब पिछले दिनों में हमारे यहाँ इलेक्शन थे, वो थोड़ा सा लेट हुआ उनका डिसीजन, तो क्या हमारी स्टेट की सोवरेनिटी खत्म होगी उस टाइम पे? फिर आ गई ना गवर्नमेंट, फिर आ ही गई गवर्नमेंट, तो क्या उसके बीच में हमारी स्टेट की सोवरेनिटी खत्म होगी? स्टेट किस तरीके से खड़ी थी? क्यों? क्योंकि बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस भी हेल्प कर रहे थे, लोग हेल्प कर रहे थे, डिफरेंट एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली कंस्टिट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल, सब मिलकर स्टेट को वहां पे खड़ा किया हुआ था। फिर जब गवर्नमेंट आ गई तो उसने लॉज बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर से अपना, फिर वो अपना चार्ज ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लूरलिस्ट कहते हैं, आप ये ना कहें कि गवर्नमेंट आए जाए, स्टेट ही जो है ना वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी कॉम्पिटेंट है, वो उसकी जो एब्सोल्यूट पावर है वो वहीं पे खड़ी होती है। स्टेट परमानेंट है, स्टेट जरूर परमानेंट है, लेकिन स्टेट को जगह पे खड़े करने के लिए बाकी सारे जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो मिल के स्टेट को खड़ा करते हैं। ठीक है।
ओके, while the state sovereignty indeed lasts as long as it exists, हम कहते हैं ठीक है स्टेट की सोवरेनिटी तब तक रहती है जब तक वो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसको एग्जिस्ट कौन करवा के रखता है बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस? प्लूरलिस्ट emphasizes that this permanence is not solely due to the unchanging nature of the state but also to the dynamic interplay of various groups and institutions within society. उसने बोला जो प्लूरलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि स्टेट की सोवरेनिटी, ऑब्वियसली तो बात अंडरस्टूड से हम अभी भी मानते हैं कि स्टेट की सोवरेनिटी तब तक स्टेट एग्जिस्ट करती है। स्टेट होगी तो सोवरेनिटी हवा में तो नहीं होगी ना, स्टेट के एग्जिस्ट करने से सोवरेनिटी होगी। लेकिन ये चीज हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट इस वजह से भाई जो स्टेट की सोवरेनिटी इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि जो स्टेट की जो अनचेंजिंग नेचर है कि वो उसकी जो परमानेंस है उसकी वजह से जो है वो क्या है स्टेट बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि यार हम इस चीज से नहीं मानते, क्योंकि जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स है वो हेल्प करते हैं तभी स्टेट बनी हुई है। ठीक है, ओके अगला देखते हैं। ओके, एक्सक्लूसिवनेस फिफ्थ, उसके पास फिर दो ही रह गए। एक्सक्लूसिवनेस पे एक एट्रीब्यूट है सोवरेनिटी की, मतलब कि स्पेशल राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स आपने सुना है कभी? एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, इन्हीं के पास राइट्स है ना, उस तरह। अच्छा, एक्सक्लूसिवनेस टिपिकली कन्वेज द आइडिया ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, यूनिक or limited in some way, often suggesting a sense of privilege or special status compared to others. किसी को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता, मतलब यूनिक स्टेटस वगैरह, उसे कहते हैं एक्सक्लूसिवनेस। अगर हम लोग इसको सोवरेनिटी के उसमें देखें तो क्या आएगा? इन मोनिस्टिक व्यू सोवरेनिटी refers to the supreme power or authority of a state to govern itself without external interference। हम समझते हैं कि मोनिस्टिक में क्या कहता है कि जो स्टेट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो अपने आप को गवर्न करे किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर। The concept of exclusiveness in sovereignty means that the state has the ultimate and exclusive right to make decisions, enforce laws and control its territory। ये उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है। उसके पास मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब यही है ना कि अगर आपके पास तो एक्सक्लूसिव राइट्स है किसी और के पास राइट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कि वही डिसीजन बनाए, लास्ट में इन्फोर्स करे, कंट्रोल करे टेरिटरी को, मतलब फिर कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। फाइनल से स्टेट के पास, ठीक है, नो अदर entity whether another state or an internal group has a right to override or undermine the authority of the sovereign state within its own borders। कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल ग्रुप मतलब कोई भी अंदर से, जैसे कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई भी एसोसिएशन होगी ना, उसके पास ये राइट होता है कि वो स्टेट के बनाए गए लॉ को वो राइट कर सके या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सके, ना किसी अनदर स्टेट के पास ये राइट होता है। लेकिन आज के टाइम में ऑब्वियसली चीज नहीं। दिस एक्सक्लूसिविटी इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सोवरेनिटी। It is nicely translated by the Persian proverb, there can not be two kings in a kingdom। एक किंगडम में दो किंग नहीं हो सकते। लेकिन प्यूरिस्ट क्या कहते हैं? From a pluralistic perspective, exclusiveness in sovereignty is seen as a concept that is tempered by shared authority and interdependence among various actors। Pluralists argue that sovereignty is not solely the right of states। sovereignty सिर्फ अब स्टेट का राइट रहा ही नहीं है, but is distributed among regional governments, international organizations, and societal groups। This shared authority reflects a more interconnected global governance। interconnected global governance है ना, हम जो करते हैं हम अपने हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से इम्पैक्ट होती है, और फिर जो हम लोग लॉज अपनी अपने खुद अपने टेरिटरी के अंदर स्टेट बनाती है वो भी पब्लिक ओपिनियन से इम्पैक्ट हुए होते हैं ना। ठीक है, तो आजकल क्या है भाई, हम हमें क्या देखने को मिलेगा कि दिस ये जो अथॉरिटी शेयर्ड है, दिस शेयर्ड अथॉरिटी रिफ्लेक्ट्स अ मोर इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स वेयर डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लीगल नॉर्म्स। लीगल नॉर्म्स से जो है वो क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे डिसीजन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स रादर देन यूनिलेटरल स्टेट एक्शंस अलोन। सिर्फ स्टेट एक खुद की सिर्फ एक्शन नहीं लेती,
जो दिमाग में आया गवर्नमेंट के वो उसने एक्शन ले लिए। वो देखती है, वो पूरा एनालिसिस करती है कि इस चीज का अगर मैंने ये डिसीजन लिया या इस बंदे से मैं मिला या इस कंट्री से मैं मिला तो क्या मेरे बाकी रिलेशनशिप्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस तो नहीं कहीं जो है वो खराब हो जाएंगे। अगर मैंने इसके साथ ट्रेड की तो कोई मसला तो नहीं होगा, या इस तरह की चीजें सारी, या इंटरनली भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के चलते हैं, स्टेट अकेली सारे एक्शन नहीं लेती। प्लूरलिज्म thus emphasizes the importance of democratic participation. Democratic participation होती है ये, legal constraints and collaborative solutions in navigating global challenges challenging the traditional notion of sovereignty as an absolute and exclusive right of state. तो ये जो सारी चीजें प्लूरलिज्म कहता है कि यार ये जो इंपॉर्टेंस है ना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की, वो लीगल जो कंस्ट्रेंट्स हैं या लिमिटेशंस हैं स्टेट के ऊपर, जो कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं ग्लोबल चैलेंजेस से निकलने के लिए, हम ऑब्वियसली कि अब कोई चैलेंज है, जैसे कोई भी चैलेंज है, अगर हमें उससे निकलना है तो हमें जो हमारी ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको देखना पड़ेगा ना। आपको ग्लोबल चैलेंजेस से निकलना है, आपको जो है ना वो कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा बाकी कंट्रीज के साथ। तो जब ये सब चीजें आप करते हो तो ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, ये चीजें चैलेंज कर रही हैं किस चीज को, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सॉवरेनिटी को, कि वो एब्सोल्यूट है, एक्सक्लूसिव है, इंडिविजिबल है, इनएलिनेबल है। तो उस सब चीजों को ये कर रही हैं चैलेंज। जैसे मैंने प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे लीबिया में आप देखें, ड्यूरिंग द लीबियन सिविल वॉर नेटोस मिलिट्री इंटरवेंशन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग सिविलियंस फ्रॉम गद्दाफीज regime। अब की गद्दाफी वहां के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। देखो, अब वैसे तो लीबिया एक स्टेट है, तो फिर नेटो एक वहां पे क्यों जाएगी नेटो? अगर हम लोग एक्सक्लूसिवनेस देखें, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, वो सब चीजें देखें, इंडिविजिबल सोवरेनिटी, ये इंडिविजिबल सोवरेनिटी है ना, कि वहां की आप वहां पे जो रूल कर रहे हैं लोग उनके अगेंस्ट चले जाएं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को आपने छेड़ा, छेड़ा ना, उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है उनको आपने छेड़ा। तो वही कह रहे हैं कि यार ये जो लीबिया में जो नेटो घुसी थी, अब ऑब्वियसली वो सिविलियंस की वजह से कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे ना, इसलिए गद्दाफी रेजिम के अगेंस्ट घुसी। अगर वो घुसी तो चाहे ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न से हम देखें तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड लगता है, लेकिन अगर हम लोग लीबिया की सोवरेनिटी को देखें तो उस पर अटैक हुआ ना, उस पर अटैक तो हुआ, जाहिर है, क्योंकि स्टेट तो सॉवरन है, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है। जब स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, उसको एक्सटर्नल कोई भी चीज इम्पैक्ट नहीं कर सकती। तो किस तरीके से एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन गई और लीबिया के अंदर जाके उसने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये प्लूरलिज्म के लिहाज से आप जो है ना एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द लिबियन सिविल वॉर नेटो's military intervention aimed at protecting civilians from Gaddafi's regime resulted in a direct breach of Libya's sovereignty despite being justified by humanitarian concerns। दूसरा है ग्रीस का, आप देखें कि ड्यूरिंग द यूरोपियन डेट क्राइसिस, जो यूरोपियन डेट क्राइसिस चले थे, ग्रीस इकोनॉमिक पॉलिसीज वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशंस सेट बाय द यूरोपियन यूनियन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन एक्सचेंज फॉर बेल आउट। बेल आउट फंड तो देते हैं, लेकिन जब भी आपको आईएमएफ से आता है ना, कोई भी आपको वो लोन देते हैं, तो लोन के साथ ना वो सैप्स भी देते हैं। सैप्स क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। हम आपको तो लोन दे रहे हैं, लेकिन इस लोन के बदले हमें क्या पता भाई आप हमारा लोन हमें किस तरह वापस करोगे। हम तो आपको क्राइसिस में दे रहे हैं, आपकी इकोनॉमी तो डूबी हुई है, हम फिर भी आपको लोन दे रहे हैं। और जब हम लोन दे रहे हैं, अब आपको हमारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी। वो कंडीशंस एक पेपर पे एक किस्म की होती है, आप इसे समझो, उस पेपर को सैप्स कहा जाता है। और उसके अंदर वो बताते हैं फिर कि आप क्या करेंगे, आप टैक्स बढ़ाएं, आप ये करें, आप वो करें। अब गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी वो कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है, क्यों? वरना फिर उनको लोन नहीं मिलेगा। तो फिर ये हम क्या देख सकते हैं कि ये ग्रीस की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको लिमिटेड करने की कोशिश की गई है। लिमिटेड होती है, जैसे पाकिस्तान में हमें आईएमएफ देता है तो आईएमएफ साथ सेफ्स भी देता है ना, तभी तो हमारे यहाँ टैक्स बढ़ता है, ये सारा कुछ चीजें बढ़ती हैं। तो फिर जो एक्सक्लूसिव राइट होता है अगर एक स्टेट के पास, तो फिर बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरीके से बता सकती है आप किस तरीके के इकोनॉमिक लॉज बनाएं। तो फिर तो ये प्लूरलिज्म ठीक कह रहा है कि हम बाहर की चीजें हमारे पर लिमिट लगाती हैं। देन यूक्रेन का आप देखें, the annexation of Crimea by Russia and the ongoing conflict in eastern Ukraine, where Russian-backed separatists have declared independence from Ukraine, are clear example of a country's sovereignty being violated। जैसे ऊपर कहा था इंडिविजिबिलिटी की, के इंडिविजिबिलिटी पॉलिटिकल गवर्नेंस को लेकर भी है।
अगर उसको लेकर है कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट का रूल चलता है, उसके लॉस चलते हैं उसकी पूरी कंट्री में, तो किस तरीके से वहां पे एक रशियन बेस्ड सेपरेटिस्ट कह रहे हैं कि हमें आपसे आजादी चाहिए, अगर लॉ उसका चलता है तो यूक्रेन का। तो ये आज के टाइम में ये देखा नहीं जाता कि भाई ये इंडिविजिबिलिटी नहीं हो सक, इंडिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल देखने को मिलता है। ये सारी एग्जाम्पल से बताती है कि सोवरेनिटी का जो ट्रेडिशनल मीनिंग था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी से तकरीबन खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके। सिक्स्थ है, सेकंड लास्ट है, यूनिवर्सैलिटी। अच्छा, यूनिवर्सैलिटी में क्या है कि द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज ऑल encompassing and universal, meaning it applies to all individuals and association within its borders। यूनिवर्सैलिटी का ये कंसेप्ट है कि मतलब जो उस स्टेट की सोवरेनिटी वो सब पे अप्लाई होती है जो भी उसके बॉर्डर्स के अंदर आ रहा है। नो वन इज exempt from obeying the law of the sovereign and the state's authority extends throughout its territorial jurisdiction। कोई भी बंदा या कोई भी एसोसिएशन को रायत एग्जाम्प्ट मतलब रायत नहीं दी हुई कि वो सोवरन के, वो चाहे तो जो सोवरन के लाज है उसको ना मान, उसको ओबे करना पड़ेगा, किसी को भी ये आजादी नहीं है। ठीक है, किसी को भी ये आजादी नहीं है। द अथॉरिटी कवर्स एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है सोवरेनिटी की, जो उसकी यूनिवर्सल अथॉरिटी है, ये सबको अपने अपने स्फेयर में ले लेती है, किसी को भी नहीं निकालती। A principle once unsuccessfully challenged by religious bodies like the Christian Church or the Pope। इससे पहले जो क्रिश्चियन चर्च वगैरह ने इस चीज को चैलेंज करने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। देयर अपीयर्स टू बी, अच्छा आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्सल है, ऑल इनकम्पासिंग है, कि इसकी एक स्टेट की बाउंड्री के अंदर जो भी आता है, जो भी लोग एसोसिएशन है, उन सब पे जो सॉवरन के जो लॉज हैं उनको मानना बाइंडिंग है। ठीक है ना, उसके लॉज बाइंडिंग है सबके ऊपर, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। अगर ये हम कहते हैं कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर, कि उसकी टेरिटरी के अंदर, उसके बॉर्डर्स के अंदर जो भी बंदा परिंदा, जो भी चीज है, जो भी इंसान है, ग्रुप है, उन सब के ऊपर सॉवरन के लॉज चलेंगे ही चलेंगे। तो आपको एक एक्सेप्शन, एक यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो एम्बेसीज होती हैं दूसरी कंट्रीज को, आपने देखा है कि जो वो हमारी कंट्रीज में होती है ना, तो हमारा लॉ या उनके ऊपर नहीं चलता। ठीक है, होस्ट कंट्री का लॉ उनके ऊपर नहीं चलता, होस्ट कंट्री जहां पे उनकी एम्बेसी होती है। There appears to be one exception to this universal power. It does not apply to diplomatic officials and embassies of foreign states within its territory। उसके ऊपर इसका लॉ अप्लाई नहीं होगा, फिर तो यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म है एक किस्म का। अगर आपने कह दिया कि यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट है, सॉवरेनिटी यूनिवर्सल है, आपकी बॉर्डर्स के अंदर जो भी बंदा आ रहा है, जो भी बंदा ग्रुप एसोसिएशन, सबके ऊपर आपका ही लॉ चलेगा, तो फिर ये एक्सेप्शन बननी नहीं चाहिए। फिर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के ऊपर भी आपका लॉ चलना, लेकिन ये नहीं हो सकता। जो होस्ट कंट्री होती है वो अपना लॉ नहीं थोप सकती डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के और एम्बेसीज के ऊपर। ठीक है ना, हाउएवर दिस इज नॉट ट्रूली एन एक्सेप्शन। लेकिन अगर हम मोनिस्टिक व्यू से देखें तो वो यही बोलेंगे ये एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि द सॉवरेन स्टेट इटसेल्फ ग्रांट्स दिस कंसेशन टू डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कर्टेसी। अब देखो, उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल है, सब पे अप्लाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि हम डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पे ये लॉ अप्लाई नहीं करते, सोवरन का लॉ। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते फिर कि ये एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शन नजर आ रही है लेकिन हम ये नहीं कहते एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेट ने खुद दी हुई है, स्टेट तो सोवरन, अगर उसने खुद दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोऑपरेशन की वजह से, तो वो वापस भी ले सकती है। स्टेट ने जो चीज दी वो स्टेट वापस भी ले सकती है, ये कह रहे हैं ये। लेकिन हम भी तो यही कह रहे हैं ना, प्लूरलिज्म भी तो यही कह रहे हैं ना कि दिस प्रेस प्रैक्टिस इज द सोवरेन, सॉरी यहाँ पे, हाँ, दिस प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर सिविलाइज्ड इंटरेक्शंस बिटवीन सोवरेन स्टेट्स, नेवरदलेस व्हाट द स्टेट ग्रांट्स इट कैन आल्सो रिवोक। अब मोनिज्म के मुताबिक क्या है कि ये यूनिवर्सल है। फिर यहाँ पे अगर इन्होंने इस चीज को बोला कि अगर लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पे तो आपका ला नहीं लग रहा, तो वो ये बोल रहे हैं कि यार वो तो मेहरबानी की है भाई, जो होस्ट स्टेट होती है उसने मेहरबानी की है ताकि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है ना वो कॉपरेशन बनी रहे, कोई दंगा फसाद ना हो, तो इसीलिए स्टेट ने दिया। लेकिन जो चीज स्टेट देती है वो स्टेट वापस भी ले सकती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज में, सॉरी यहाँ पे मैं डालना भूल गई, कहीं मैंने नीचे तो नहीं डाल दिया, सॉरी, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ ना, ये
ये इधर आ। लेकिन ऑब्वियसली हम भी तो यही कह रहे हैं ना, दिस इज प्रिसाइजली द एसेंस ऑफ प्लूरलिज्म दैट मॉडर्न स्टेट्स आर कंपेल्ड टू ग्रांट इम्यूनिटी टू डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स टू फोस्टर बेटर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि हाँ आप लोग को एक्सेप्शन नजर आएगी कि यार डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स के ऊपर जो बाहर के एम्बेसीज हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का लाभ नहीं चल रहा, और मॉनिटरिंग के मुताबिक तो सुवरेनिटी क्या है, यूनिवर्सल है। तो कहते हैं यार आपको एक्सेप्शन नजर आ रहा है ना, जो मोनस टूरिज्म कहते हैं आपको ये एक्सेप्शन नजर आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि स्टेट ने खुद दिया है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक एक जो है ना एक हार्मनी बनी रहे, वरना स्टेट ने जो थी वो स्टेट वापस भी ले सकती है। प्लूरलिज्म तो यही तो कह रहा है ना, प्लूरलिज्म भी कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से कंपेल्ड हैं, तभी तो हम दे रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं हाँ ये ग्लोबल विलेज है। हम लोग क्यों डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमने दी है, क्यों एग्जाम्पशन दिए डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को, क्यों, क्योंकि हमारी जो है एक हार्मनी बनी रहे, एक कोऑपरेशन बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं तभी तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी है, वरना हम क्यों दे। तो यही तो प्लूरलिज्म कह रहे हैं, उसी को वो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हम, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेट ने दिया वो स्टेट ले भी सकता है, तो स्टेट ने दिया ही तब है कि वो कंपेल्ड है, और वो इतनी इजीली इस चीजों से पीछे नहीं हटती है क्योंकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, ओके। देन इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी है in terms of legal in legal terms में prescription refers to the loss or acquisition of rights due to the passage of time। क्या आप कोई राइट है तो देते हो या तो खो देते हो एक टाइम के गुजरने के बाद। फॉर इंस्टेंस अगर प्राइवेट लॉ में देखें, if an individual fails to assert ownership over a piece of land or a property for a specified period such as 12 and 20 years they may lose ownership of it। अगर एक बंदा जो है वो आके नहीं बोलता कि भाई ओनरशिप नहीं क्लेम करता किसी भी की जगह है, एक नाले दो नाले जो भी है, नहीं आता है, तो 12 से 20 साल तक नहीं आता है, फिर उसकी ओनरशिप उसके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट लॉ के लिहाज से हो सकता है, लेकिन however this principle does not apply। ठीक है ना, इसके तहत प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट लॉ में वैसे टर्म, अगर लीगल टर्म्स में हम देखेंगे उसकी फिर ओनरशिप चल जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो आपको इम्प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू सोवरेनिटी। However, this principle does not apply to the sovereignty of a state. A state does not lose its sovereignty simply because it has not exercised or asserted it for an extended period। सोवरेनिटी उससे नहीं खींची जा सकती जस्ट बिकॉज के उसने जो है एक्सरसाइज नहीं की अपनी सोवरेनिटी को, या उसने क्लेम नहीं किया है कुछ कुछ टाइम के लिए, लेट्स से 5-6 इयर्स के लिए। ठीक है, तो सोवरेनिटी वहीं पे खड़ी रहेगी। सोवरेनिटी की ऑनरशिप आपसे कोई नहीं खींच सकता, वो जमीन पे तो खींच सकती है, प्राइवेट लॉ में तो ऐसा है कि वो जमीन का टुकड़ा है, लेकिन पूरी स्टेट की आप सोवरेनिटी इस तरीके से खत्म नहीं होती, इस तरीके से वो खत्म नहीं होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ imprescriptibility means the sovereignty remains intact regardless of the passage of time or period of inactivity। Once a state is sovereign, it remains sovereign indefinitely। Sovereignty cannot be lost through प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के जरिए जो है ना अभी 12-13 साल में एक्सरसाइज किया भाई सोवरेनिटी खत्म होगी, ये चीजें बता नहीं होती। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने कितना कर लिया है, डेफिनेशन कर लिया, एट्रीब्यूट्स कर लिए। अब हम जो मॉनिस्ट एंड प्लूरलिस्ट थ्योरीज ऑफ सोवरेनिटी है हम लोग वो करेंगे, देखेंगे कि उसमें वो क्या क्या चीजें हैं, सारी क्या क्या चीजें अंदर आती हैं। जैसे कि यहाँ पे है, मैंने शायद को नीचे डाली थी होगी। अब हमें अपनी पेड क्लास में ऑब्वियसली करेंगे आगे तो सारा यहाँ से, ये है, ये मोनेस्ट्री का हम देखेंगे, बाकी ये सारा देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सब कुछ देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।